Hello everyone, welcome to all of you are online YouTube class. This is सनी कुमार गुप्ता. बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडेंट गाइडलाइन चैनल पे. और फिर से हम चलते हैं अपने पिछले क्लास में जो बचे हुए थे चैप्टर्स उसके. जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 10th का, इसमें पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का. और इसमें हम लोग बहुत टॉपिक लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था. जैसे हम लोग को पिछला क्लास में लास्ट टॉपिक क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था. इसमें आपको बताया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, ये कब से शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये किस आंदोलन के जस्ट बाद स्टार्ट किया गया था. तो जैसे कि आपको बताया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था. इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था. और आगे जैसे हम लोग पढ़े थे तो असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद ये शुरू किया गया था. ठीक है ना. तो ये सब लिया था, जालियांवाला बाग पढ़ा हुआ था. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वो आप लोग क्या करेंगे ना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स होता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम वो शेयर करेंगे और उसके बाद आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा. जो भी आप पढ़ रहे हैं क्लास की वो सभी आपको PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा. या नहीं तो आप हमारे स्टूडेंट गाइडलाइन के चैनल पे आप एक बार जाइएगा, वहाँ पे भी देखिएगा तो आपको PDF इसका मिल जाएगा. जैसे हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था पिछले क्लास का, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं था. वो क्या क्या सी सीमाएं थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था. और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमारे टॉपिक का नाम है ये आपको 1932 की पूना संधि के प्रावधान. 1932 में जो पूना संधि होता है उसका जो प्रावधान था वो क्या होता है. ठीक है ना, हम उस प्रावधान को पढ़ेंगे. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. देखिए जैसे इसमें बोल रहा था 1932 का जो पूना संधि था उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है इसमें. देखिए ध्यान से, इसमें बोल रहा है कि इसमें दमित वर्ग का मतलब क्या होता है ये समझिए. पहले हम देखते हैं यहाँ पे दमित वर्ग का मतलब क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है. अब देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या कि इसमें दमित वर्ग जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिली. हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था. मतलब कि इनको जो अलग से व्यवस्था मिली वो तो ठीक था, लेकिन इनको सीटें जो मिल गई थी उसके बाद भी इनकी मतदान जो सामान्य था वो निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था. और फिर इसके बाद यही सामूहिक अपनेपन का भाव कब आता है इनके अंदर. तो सामूहिक अपनेपन का जो भाव आता है वो देखते हैं तो वो आपको आता है कब आता है. देखिएगा ध्यान से, इसमें वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों के सामूहिक अपनेपन को भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया. सामूहिक अपनेपन का मतलब होता है कि एक दूसरे को मिलाकर चलना, एक दूसरे के साथ चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना. ये अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है और इसके साथ इन्होंने आगे का कार्य करते हैं. जैसे कि कुछ ऐसा प्रतीक था, जैसे बोलते हैं इसको हम चित्र व प्रतीक का मतलब जैसे ही भारत माता का जो चित्र बना था, भारत माता की प्रथम छवि जो बंकिम चंद्र द्वारा जो बनाया गया था, और इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने को मदद मिली. मतलब एक चित्र मिल गया, एक प्रतीक मिल गया. उसके बाद लोक कथाएँ. तो लोक कथाएँ का मतलब क्या था इसमें कि राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे और ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी. ठीक है ना, सही तस्वीर पेश करती थी और अपने राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने में तथा अतीत के गौरव के भाव को पैदा करती थी. तो ये सभी था आपको, जैसे चित्र और प्रतीक अपनेपन का भाव उत्पन्न होता था इससे. उसके बाद जैसे ही हमारा क्या हो गया था, इसके बाद आपको आया था चिन्ह एवं झंडा. उदाहरण के लिए झंडा, जैसे कि बंग भंग जब हुआ था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, वही बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा यानी हरा पीला लाल. ठीक है. और जिसमें 8 कमल थे. कितने कमल थे? 8 कमल थे. ये 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था. मतलब ये भी क्या था, हमारे अपनेपन को दिखाने का एक प्रतीक था. फिर बोलते हैं इसमें इतिहास की पुनर्व्याख्या कैसे होता है.
तो बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ना चाहिए। मतलब कि जो भी इतिहास की व्याख्या करते हैं उसके बारे में इनको और अच्छा से अनुभव करना चाहिए और अच्छा से पढ़ना चाहिए। फिर आपको आता है इसमें हमारा अलग पहचान क्या मिलता है कि जैसे कि गीत यानी कि वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा था, ठीक है, लिखा मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। मतलब जो भी स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसमें इसका प्रचार प्रसार अच्छा से हुआ, ठीक है। अब ये आज का टॉपिक हमारा ये टोटल कंप्लीट है। अब आपको बस पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, जो भी आपको जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्यों थी, व्याख्या करना है। भारत में लोग जैसे पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है। फिर भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, वहीं चौरा चौरी कांड के बाद वापस हो गया था। ये सब इसका आंसर आपको PDF में मिलेगा, ठीक है ना, इसके बारे में। तो अब फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन सत्याग्रह बोल रहा है, क्वेश्चन सत्याग्रह में विचार, सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चंस हो गए। फिर निम्नलिखित में इस पर रिपोर्ट लिखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन आप तो पढ़े ही थे ऑलरेडी, जालियांवाला बाग था हत्याकांड था, तो ये सब आपको पढ़ना था। फिर इसके बाद आगे अब आपको पढ़ते हैं क्या, अगला टॉपिक इसमें सब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बारे में लिखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जैसे देखिए इस अध्याय में दिए गए भारत माता की जो छवि तैयार किया गया था वो दी गई जर्मेनिया की छवि का तुलना कीजिए। मतलब जर्मेनिया की, जैसे जर्मेनिया की छवि तो राष्ट्र का जो था वो राष्ट्र की प्रतीक थी, जबकि भारत माता की छवि भारतीय राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया की छवि जो था वो जर्मन का राष्ट्र प्रतीक था, लेकिन जब भारत का माता की जो छवि थी वो भारत का। और फिर वही दोनों छवियों में राष्ट्रवादी को प्रेरित किया जिन्होंने अपने संबंधित देशों को एकजुट करने के लिए उदार राष्ट्र, कहने का मतलब कि जर्मन के लोग जो थे वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, जब फिगर बना माता का मतलब देश के प्रति का, वो सबको एकत्रित हुआ। उसी तरह अविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भारत माता की विख्यात छवि का जो चित्रित किया और जिसे भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था, और वो जैसे शांत गंभीर, वो दैवी आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती थी। और भारत माता की एक और पेंटिंग है जिसमें उन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ था तथा पास में एक शेर और हाथी खड़े थे जो शक्ति और अधिकार के प्रतीक है। और जर्मेनिया राष्ट्रीय ध्वज में त्रिभुज कपड़े से पृष्ठभूमि से खड़ी है, और वहीं वह बलूत वृक्ष के पत्तों पर मुकुट की धारण करती हुई एक जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। उसी तरह से आपको ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। तो अब आपका ये चैप्टर टोटल कंप्लीट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं और आपका टॉपिक ये आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक नज़र में देखें तो 1857, अगर ये PDF में 1857 का नहीं दिया हुआ था तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या किया था, मैंने इसके बारे में बता दिया था कि 1857 की जो सिपाही विद्रोह थी वो क्या था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो था क्या, पहला इसको स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी बोला जाता है। पहला स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन किसको बोला जाता है, ये 1857 को ही। और ये होता कैसे है, तो आपको ये मंगल पांडे नाम के एक सिपाही रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं, वो अंग्रेज के सैनिक जो होते हैं, अंग्रेजी सैनिक थे और उसी में ये वर्क करते हैं। उस समय ये क्या होता है कि कारतूस का जो उपयोग करते थे, नए कारतूस का जो उपयोग किया गया था, उस कारतूस में पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, ठीक है। जिसके लिए इन्होंने क्या किया, जिसके लिए इन्होंने हल्ला कर दिया, जिसके लोग इन्होंने क्या किया। अब जैसे देखिए 8 अप्रैल और 1857 का समय था, मंगल पांडे थे, बैरकपुर में वो एक सिपाही का कार्य करते थे, ठीक है। और उसमें कारतूस के अंदर क्या होता था ना कि गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय ने क्या हुआ कि मुंह में खींचकर उसको, और उसके बाद उसको बंदूक में भर के फिर उसके बाद उसको बंदूक चलाना पड़ता था। तो उसके लिए उन लोगों ने विरोध किया और इसी कारण उनको क्या किया था, फांसी की सज़ा दिया गया था। उन्होंने खान पान छोड़ दिया था, खाना पे आमरण अनशन पे बैठ गए थे कि हाँ उनका मेरा जो ये क्या था, एक वॉलेट क्षत्रिय ब्राह्मण थे और उनका क्या होता, ये उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसके बाद इनको देखा देखी ऐसे उनके सहयोगी जो थे वो भी इनके साथ हो लिए, फिर इनको क्या किया गया था, फांसी की सज़ा दी। अब देखिए 85
एक साथ 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब 10-10 साल की क्या किया गया, उनको सज़ा दिया गया। कब, ये समय कब था, 9 मई 1857 का। फिर 10 मई को क्या होता है कि मेरठ की चौकी पर धावा बोल दिया जाता है। जब 9 मई को ये इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, 10-10 साल का सज़ा दिया जाता है, तो 10 मई को क्या हो जाता है कि मेरठ चौकी पर एक लोगों ने, सिपाहियों ने क्या किया, धावा बोल दिया। और मुगल सम्राट, जो मुगल था, वो सम्राट का शासन था, उसमें कौन था, मैंने मुगल का सम्राट था उस समय, कौन था, बहादुर शाह जफर था। और उसको तो इसी जब ये होता है तो यहाँ पे इनको तो फांसी दे दिया गया, फांसी की सज़ा सुना दिया गया। और इसके बाद क्या होता है, तब जाकर इसकी ज्वाला जो होती है ना, ये युद्ध की जो ज्वाला होती है चारों तरफ एकाएक उठ जाती है। और सब लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर इसकी, मतलब इसका प्लानिंग कुछ और था, लेकिन बीच में कुछ लीक होने की वजह से क्या होता है कि इन लोग की प्लानिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ होने के बाद आपको तो पता ही है क्या होता है। तो ये कहानी था इसका। अब फिर होता क्या है कि ये कहानी शुरू हो जाता है बैरकपुर से। बैरकपुर का मतलब कहाँ पे, आपको मंगल पांडे के द्वारा जो शुरू किया गया था। अब धीरे धीरे ये चारों तरफ पूरे देश में फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब मेन उस समय जो शासन था ना, वो शासन था आपको मुगल का। और उसका राजा कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर को क्या किया गया कि अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध होने के लिए तो एक मेन आदमी तो चाहिए ना। तो मेन किसको बनाया गया, बहादुर शाह जफर को। किसको बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जो जफर था वो दिल्ली का था और उसको मेन बना दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब कानपुर से नाना साहब हो चुके थे, जो कि वहाँ के पेशवा थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। नाना साहब के जो सेनापति थे वो कौन थे, तात्या टोपे थे। एमपी से जो मंडेला थे, ये एमपी मंडेला कहाँ से थे, आपको राजगढ़ से, यानी अवंतीबाई लोधी थी। उन्होंने 400 सैनिकों के साथ किया। फैजाबाद से आपको मौली अहमदुल्ला साहब थे। बरेली से आपको बख्त खान थे। जगदीशपुर से, यानी हमारे बिहार से कौन थे, वहीं कुंवर सिंह थे। तो ये सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, उस समय एकाएक शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो भी युद्ध जो चलती है ना, ये यहाँ से तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लास्ट तक मतलब कि कुछ करके ठंडा हो जाता है। तो ये तो हो गया, इन लोगों ने आराम से इसको 1857 किया, 58 तक इन लोगों ने दिल्ली तक, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सारे अंग्रेजों को भगा कर पीट पाट के ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद क्या किया, वहाँ पे अपना अपना शासन लगा दिया। लेकिन एकाएक जब फिर अंग्रेज, ऐसा थोड़े था चुप रहने वाला, अब फिर अंग्रेज का शासन था, वो चुप रहने वाला नहीं है। फिर उधर से वो पलटवार करता है। तो पलटवार करता है सितंबर 1857 में, ठीक है। तो दिल्ली पर कब्जा हो चुका था। सबसे पहले वहाँ से पहुँचता है तो क्या करता है कि दिल्ली पर आता है। दिल्ली पर आकर बहादुर शाह जफर को क्या कर देता है, वो बहादुर शाह जफर को सबसे पहले क्या करता है, वो कैद करता है। बहादुर शाह जफर को कैद करता है और उसी के जस्ट सामने उसके बेटा को गोली मार देता है। उसके बेटा को क्या करता है, गोली मार देता है। फिर अक्टूबर 58 में क्या करता है, अक्टूबर के 58 में बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल भेज देता है। कहाँ भेज देता है भाई, रंगून के जेल भेजता है, जहाँ उसको नवंबर 1862 में उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और ये सब काम जो हो रहा था, कोई आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस समय वायसराय या गवर्नर कौन था, तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा था, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये कहानी होता है इसका। अब फिर उसके बाद जैसे दिल्ली जीता, दिल्ली के बाद वहाँ से आपको लखनऊ पहुँचा, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ये यहाँ से भाग के नेपाल चली गई। जगदीशपुर पहुँचे तो वो हमारे क्या नाम था, वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह को भी युद्ध होते होते क्या हुआ था, वो मतलब कि वो 80 साल के हो गए थे ना, उनको भी शरीर पे लगभग बहुत से घाव हुआ। वहीं पे नदी था, वहाँ पे इन्होंने लड़ते लड़ते क्या हुआ, उनको गोली लगा था हाथ में, तो अपना हाथ को क्या किया था, काट कर नदी में डाल दिए थे। फिर उनको भी पकड़ कर कैसे भी उन्हीं के मुखबरी करने के बाद उनको भी जेल डाल दिया गया। फिर उनके जो छोटे वाले भाई थे अमर सिंह, वो उनका जो मतलब कि आंदोलन के लिए शुरू किए, और फिर उनको भी वैसा ही हुआ था, उनको भी जेल डाल दिया गया। तो ये सभी कहानी था किस चीज़ का, आपको 1857 का। बताइए, ये टॉपिक हम मैंने आपको इसलिए बता दिया अभी, क्योंकि आपके इस चैप्टर में अंदर इन साइड में नहीं दिया, बस शॉर्ट में ही दिया गया था, इसलिए अब मैंने आपको फिर से बता दिया। तो ध्यान रहे, अगर इसमें अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपको, अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिएगा ना, आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको इससे जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई तो दिक्कत नहीं है किसी को, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब फिर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम स्टूडेंट गाइडलाइन। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9525253714। तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको PDF वहीं से प्राप्त हो सकता है। बाकी अगर आपने 1 2 3 पार्ट जो भी है वो नहीं देखा था, आपको लिंक
लिंक जो है कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डला हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम सोच रहे हैं ना कि एक बार महामैराथन के रूप में ये सभी चैप्टर्स को मैं एक साथ, मतलब कि एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो, वही 1 घंटे से 2 घंटे के वीडियो होंगे, उसमें मैं सोचता हूँ एक क्लास ले लूँगा, फिर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।